तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले वाले हम लोग क्लास में पढ़े थे क्या कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, उसके चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है बाबू, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। और बोले थे कि आपको अमीबा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर परीक्षा में कहीं ना कहीं आता है। अगर फर्स्ट शिफ्ट में ना आए तो सेकंड में आता है, अगर सेकंड में ना आए तो फर्स्ट में ही आता है। ठीक है, लेकिन आता ही आता है, इससे एक क्वेश्चन एक बनता है। और ये जो भी अमीबा में पोषण है, ये पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बाबू, 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे परीक्षा के व्यू से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इसको बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इसमें पोषण होता है और इसमें कौन कौन सी वो प्रक्रिया होती है जो कि घटित होती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अमीबा का भी डायग्राम हम नहीं बनाए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझा दे, इसके बाद डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बेहतर आप समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन आपको परीक्षा में देगा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होती है या किस प्रकार से संपन्न होती है, उसको बताएं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनेगा। तो अमीबा में पोषण का सबसे पहले चरण कौन कौन सा होता है, किस तरह से पोषण होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है। एक होता है द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, और दूसरा होता है एक कोशिकीय। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं को मिलकर, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे कि मेरा शरीर, यानी कि हम लोग का जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारे वैसे छोटे छोटे चाहे बड़े बड़े सेल हैं जिसको मिलकर क्या है, मेरा शरीर का है निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तो जब अमीबा की अगर बात किया जाए तो बाबू अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यानी कि अमीबा का अगर डायग्राम हम बनाएं तो ये कोई निश्चित आकार इसका नहीं होगा। ठीक है, बस इसमें जो होता है कोण नहीं होना चाहिए, कोण इस तरह से नहीं बनना चाहिए। बस गोलाकार मान लेते हैं कि इस तरह से कोण आपको नहीं बनना चाहिए, बस ये। ठीक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये अपने भोजन के अनुसार ये अपना आकार बदलता रहता है। भोजन जिस तरह से उसको जिसके माने भोजन के नज़दीक जाएगा तो अपने आकार को अपने क्या कर लेगा, बदल देगा। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं कि हम समझे बाबू कि जो अमीबा है कैसे प्राणी है, तो एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणिसम पोषी, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि परजीवी का 3 भेद हम बताए थे। कौन कौन से का बाबू? कि एक प्राणिसम उसमें था, एक था कौन, मृतजीवी, और एक परजीवी था। ठीक है, तो उसी में का एक है प्राणिसम पोषी। आधार शैवाल जैसे होता है, डाइटम होगा, जीवाणु होगा, विषाणु होगा, कवक होगा। ये अपना भोजन के रूप में इसको क्या करता है, ग्रहण करता है। किसके रूप में, यानी किसको किसको भोजन बनाता है? शैवाल को भोजन बना लेगा, डाइटम को बना लेगा, जीवाणु को बना लेगा, विषाणु को बना लेगा, और इसके अलावा कवक को अपने भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन सा? तो अमीबा। ठीक है, तो ये करेंगे कि कुटपात की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुलीनुमा संरचना होता है। सतही स्तर पर कैसा होता है बाबू? तो अंगुलीनुमा संरचना बनाता है। ठीक है, अंगुली रूपमा संरचना बनाता है जिसे कुटपात कहा जाता है। और जिस संरचना को वो बनाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो कुटपात बोलेंगे। ठीक है, चलिए, यह कुटपात अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है जिसे फूड कप कहा जाता है। अपने चारों तरफ प्याले, यानी कि जिस तरह से प्याला होता है उस तरह से संरचना बनाएगा, और उस प्याले नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो फूड कप से जानते हैं। ठीक है, फूड कप के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके सहारे भोजन को चारों ओर घेर लिया जाता है। इसके बाद खाद्यधानी या रसधानी जिसको बोलते हैं, खाद्यधानी या रसधानी का निर्माण अमीबा अपने शरीर के एंजाइम का स्राव करता है। जिसे कौन कौन से एंजाइम स्राव करता है बाबू उसमें? तो उसमें एंजाइम स्रावी करता है, ट्रेप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि का क्या करता है, स्राव करता है। ठीक है, इत्यादि एंजाइम का क्या करता है, स्राव करता है या निर्माण करता है। ठीक है, ये छोड़ता है उसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एंजाइम जो है भोजन को पचाने का कार्य करता है। मान लेते हैं कि अमीबा भोजन किया तो भोजन को कहीं ना कहीं पचाने का कार्य होगा, तभी ना उसमें वृद्धि होगी या जो कुछ भी। ठीक, तो उसमें पाचन की क्रिया संपन्न होगी। तो वही कह रहा है कि इसमें पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम छोड़ता है, तो ट्रिप्सिन छोड़ता है, पेप्सिन छोड़ता है और एमाइलेज को छोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और कहता है कि पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होती है और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर लेता है और अपच जो पदार्थ होता है छिद्र या रिक्ति के सहारे बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस प्रकार अमीबा में पोषण का कार्य क्या होता है बाबू? संपन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार अमीबा में कार्य संपन्न होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अमीबा बनाएंगे। ठीक है, ये बना लिए हम एक प्रकार का अमीबा। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, हम बोले हैं कि कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें होता है एक केंद्र, एक होता है बाबू, क्या होता है अमीबा में? एक केंद्र होता है, एक होगा केंद्र। ठीक है, ये बोले हैं कि भोजन के सहारे अगर भोजन को जैसे ही देखेगा तो अपना आकार इधर उधर कर सकता है, यानी कि आप भोजन के अनुसार अपने आकार को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भोजन दे दिए, यहाँ पर भोजन है, मेरे यहाँ पर क्या है बाबू? भोजन है, ये है भोजन। तो भोजन के रूप में किसको किसको ग्रहण करेगा? तो शैवाल को लेगा, डाइटम को लेगा, जीवाणु को लेगा, विषाणु को और कवक को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। और ये क्या करता है कि जैसे ही भोजन को देखेगा तो ये बाबू इस तरह से आपका संरचना बना लेगा और इस तरह से संरचना बनाकर और भोजन के आकार को क्या कर लेगा? अंदर की तरफ लेने का प्रयास करेगा। ठीक है, भोजन को अंदर की तरफ लेने का प्रयास करेगा और यहाँ पर हो गया, उसी में केंद्रक हो गया। ठीक है, और देखिए यही जो बना रहा है ना, यह जो बना रहा है इसी को कुटपात बोलेंगे। जो भी बना रहा है भोजन के रिस्पेक्ट में, भोजन को देखते ही जैसे ही अपने संरचना बदला तो संरचना बदलने के बाद ये देखिए यही कुटपात अंगुली नुमा संरचना बनाता है। अंगुली नुमा संरचना बनाया, इसी को हम लोग कुटपात बोलेंगे। ठीक है बाबू, इसी को क्या बोलेंगे? कुटपात। और एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या कर लेगा कि इस भोजन को, जो बाहर भोजन है उसको अंदर ग्रहण कर लेगा। उसको क्या कर लेगा? अंदर की ओर ग्रहण कर लेगा। अंदर की ओर देखिए यहाँ पर ग्रहण कर लिया। ठीक है, अंदर की ओर, और ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, ये भोजन हो गया। भोजन को अंदर की ओर ग्रहण कर लिया और अंदर अपने में अंदर कर लिया। और जैसे भोजन को ग्रहण कर लिया किसके सहारे? तो भोजन के जो भी प्याले नुमा संरचना बनाया उसे फूड कप कहते हैं और भोजन को क्या कर लिया? अंदर कर लिया घेर के। ठीक है, इसके बाद खासधानी या रसधानी का निर्माण किया और इसको क्या किया? धीरे धीरे पचाने का प्रयास किया। और पचाने वाला कौन एंजाइम छोड़ा? तो वो छोड़ा कौन बाबू? तो पेप्सिन छोड़ा, ट्रेप्सिन और एमाइलेज के रूप में एंजाइम को छोड़ा और भोजन को धीरे धीरे पचा लिया। और पचाने के बाद जब इसका भोजन पच गया तो जो भी वेस्ट मटेरियल है या अपचे पदार्थ उसको कहते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल आपको ये या अपचे पदार्थ, उसको जिस तरह से ये ग्रहण किया उसी तरह से किसी आकार में, ये कोई निश्चित आकार नहीं है कि खाने वाला मुंह होता है और वेस्ट मटेरियल छोड़ने वाला एनस जिस तरह से मनुष्य में होता है उस तरह से इसमें कुछ नहीं होता है। जिस तरह से ग्रहण किया उसी तरह कहीं से भी इका कर देगा, उसको निकाल देगा। तो वहीं कहीं से अपचे पदार्थ कहीं से इसको क्या कर लेगा बाबू? तो निकाल देगा। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं से निकाल लेगा, यानी कि यहाँ निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया? निकाल दिया। यानी कि यही है अमीबा का पूरा प्रोसेस, जो कि आप लोग उम्मीद है अच्छे तरह से इसको क्या किए होंगे? समझ गए होंगे। जो भी प्रोसेस है पूरी घटना को इस तरह से, इसमें कोई इसका शेप नहीं होता है, इस अपने भोजन के अनुसार इस शेप को क्या कर देता है? इधर उधर बना लेता है। ठीक है, और जो भी भोजन इसको दिखाई देता है तो भोजन के अनुसार वहाँ पर चला जाता है और उसको धीरे धीरे करके क्या कर लेता है? भोजन को घेर लेता है और घेरने के पश्चात अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और अपने अंदर ग्रहण करने के पश्चात एक एंजाइम छोड़ेगा, जो कि एंजाइम के बारे में आप लोग जानते हैं कि पेप्सिन, ट्रेप्सिन और एमाइलेज एंजाइम छोड़ेगा और धीरे धीरे भोजन को क्या करेगा? पचा लेगा। और पचाने के बाद जो ही अपचे पदार्थ बचते हैं उसको फिर बाहर कर देगा, उसी तरह जिस तरह ग्रहण किया था उसी तरह का कर देगा, बाहर कर देगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए होंगे और इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा, एक देखिए जलीय जीव होता है और एक होता है स्थलीय जीव। जलीय जीव क्या होता है बाबू? कि जलीय जीव कहने का मतलब जो जल में, जितने भी जीव जल में रहे उसे हम लोग जलीय जीव के नाम से जानते हैं। और जो स्थल के मतलब धरती या ज़मीन पर कह सकते हैं कि जो ज़मीन पर रहने वाला जीव है, जो धरातल पर रहने वाला जीव है, जो धरती पर रहने वाला जीव है, उसे हम स्थलीय जीव के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है। यानी कि कह रहा है कि जलीय जीव के अलावा
या अपेक्षा या उसके अलावा जो स्थल का जीव है, जो धरती का जीव है, वो किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है, यानी कि फायदे की स्थिति में होता है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि किस तरह से स्थल का जो जीव है जल के जीव से सुखी संपन्न होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि किस तरह से सुखी संपन्न होता है स्थल का जीव। ठीक है, किसके मामले में बाबू? तो श्वसन की प्रक्रिया के मामले में, यानी कि ऑक्सीजन के मामले में। ठीक है, चलिए तो कह रहा है, इसका आंसर लिखेंगे इस तरह लिखेंगे कि जलीय जीव जो है कि जलीय जीव जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करता है। देखिए, जल में है तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तभी वो क्या करेगा, श्वसन की प्रक्रिया उसमें संपन्न होगा, श्वसन कहीं सांस ले सकेगा। ठीक है, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो जो जल के जीव है ना, उसमें जो जल होता है उसी में ऑक्सीजन का होता है, घुला होता है, उसी में ऑक्सीजन का होता है बाबू, घुला होता है। और जो स्थल का जीव है उसमें ऑक्सीजन अगर प्राप्त करना होगा तो वायु के सहारे उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और वो क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो वही कह रहा है कि जो जलीय जीव है जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करता है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो ऐसे आप साफ समझ सकते हैं कि जो स्थल का जीव है तो वायु में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाएगा, तो स्थल का जो जीव है वो ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, और जल में घुलनशील जो होता है ऑक्सीजन वो कम मात्रा में मिलता है। तो जो जलीय जीव है वो कम मात्रा में ऑक्सीजन को प्राप्त करेगा। तो वही कह रहा है कि जो वायु में घुला हुआ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में क्या किया जाता है बाबू, पाया जाता है। स्थलीय जीव को अपना कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बात है कि जो धरती पर रहेगा वो कहीं ना कहीं कार्य करेगा, जो स्थल में जीव है वो कार्य करने के लिए उसकी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। और जो स्थल पर जीव रहेगा, मान लेते हैं कि मनुष्य को ही ले लीजिए, तो मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और स्थल का ये जीव कह सकते हैं इसको। ठीक है, स्थल का क्या कर सकते हैं, जीव, तो इसको कोई भी कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा ऊर्जा तो ज़्यादा ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। तो वही कह रहा है कि जो भी स्थल पर रहने वाला जीव है उसको ज़्यादा ऊर्जा की क्या होगी बाबू, आवश्यकता होगी। तो इसमें श्वसन अंग जो है, इसमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। किस रूप से, विशेष रूप से। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में स्थलीय जीव अधिक क्या है, अधिक लाभ की स्थिति में होता है, अधिक लाभ की स्थिति में होता है। उम्मीद है इसको भी आप समझ लिए होंगे कि जो जलीय जीव है उसके अलावा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ये पूरे दोनों क्वेश्चन था, उसको बहुत बेहतरीन ढंग से हम एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पूरे भरपूर मात्रा में इसको समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के अब अगले टॉपिक के साथ। अगली क्लास मानव में पाचन तंत्र का, जो कि थोड़ा लंबा हुआ, और पूरे एक क्लास में उसको क्या करेंगे, हम सही बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पूरे एक क्लास में उसको लेंगे और ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, और मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।